क्या क्लास 11th वाले? आज हम आप लोग के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बिहार बोर्ड में हमेशा 1 से 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और एक लॉन्ग क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। तो आज हम लोग LDA, जिसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके बारे में जानेंगे और PYQ यानी बिहार बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं और सीखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। देखिए नाम से स्पष्ट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसमें इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अगर आपने ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं ये जितने सारे जो लिखा हुआ है इक्वेशन, यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो है ना कितना है, 1 है। अगर ये देखिएगा तो dy/dx, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव एक बार किया गया, इसमें भी हाईएस्ट डेरिवेटिव एक बार, यहाँ भी एक बार और यहाँ भी एक बार। तो इस सारे जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ बोर्ड पे, वह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री 1 है। अब इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। और 5 नंबर में अगर प्रश्न आता है तो इसका पूरा डिटेल्स आपको बनाना होगा। तो अभी इस वीडियो में हम केवल, है ना, इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी PYQ होगा वो सारा हम लोग करेंगे। तो देखिए अपने पास क्या है, dy/dx प्लस py बराबर q। देखिए ध्यान से समझिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। जो यहाँ पर देखिए अपने पास y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया गया है, तो ये अपने पास dy है, तो y का जो भी कोफिशिएंट होगा ना वो p कहलाएगा। इसमें देखिए क्या है, dx है, तो x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में किया गया है, x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, p कहलाएगा। यहाँ dt/dx है, यानी t का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो t का जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, p कहलाएगा। और dy/dθ, y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, तो y का जो भी कोफिशिएंट होगा क्या कहलाएगा, तो p कहलाएगा। यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सबसे पहले पहचान करना है p और q को, क्योंकि अगर ये दो चीज निकाल लिए तो फिर इसको हल करना बहुत ही आसान होता है। तो जैसा कि हम आपको बताएं, अगर dy/dx प्लस py है तो देखना है जो यहाँ पे है ना y, x रहा है, थीटा रहा है, t रहा है, या जो भी रहा है उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, p कहलाएगा। पूरी कहानी में एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जितने सारे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखे हैं उसमें देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने सारे हैं उसका जो है ना ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी dy/dx, dx/dy, dt/dx और dy/dθ, यानी जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी कोफिशिएंट जो है ना 1 है। यानी जब कभी भी आप p और q का वैल्यू निकालिएगा तो उस समय में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट होगा यानी गुणांक होगा ना, वो हमेशा और हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर यहाँ 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी है, तो आप p और q के बारे में बता नहीं सकते हैं। यानी जब भी अगर आप काउंट कीजिएगा, p और q के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिएगा, p और q फाइंड करना चाहिएगा, तो उस समय में अपने पास dy/dx का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पूरे में देख लीजिए कहीं भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन प्लस में है, सारा प्लस में है ना, तो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, तो ये इस रूप में चाहिए। अगर इस रूप में है तो हम p और q निकाल सकते हैं। अगर नहीं है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मान अगर 1 नहीं है तो उसे हम भाग देकर उसे 1 बनाएंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर 2x हो जाता तो हम 2x से क्या करते, भाग देते, ताकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कोफिशिएंट कितना हो जाए, 1 हो जाए। तभी हम p और q के बारे में बता सकते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें आपको पूछा जाएगा, सबसे पहले दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इफ बताइए। इसको इफ शॉर्टकट में बोलते हैं और इसका पूरा नाम हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
इफ को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। ऑब्जेक्टिव में जब भी अगर आपको आएगा, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपसे यही पूछा जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपसे इफ के बारे में बोला जाएगा, ये निकालिए, बताइए क्या होगा। सारे के लिए हम लोग बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें भी इफ निकालना पड़ेगा आपको, यहां भी आपको इफ निकालना पड़ेगा। यहां भी आपको इफ निकालना पड़ेगा और यहां भी आपको इफ निकालना पड़ेगा। देखिए जब इफ निकालिएगा ना, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सारे में e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन और p लिखना है। यहां पर भी होगा e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन और p लिखना है। e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन और p लिखना है। e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन और p लिखना है। चूंकि p और q फाइंड आउट कीजिएगा, तो इफ निकालने के लिए e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p, e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p, e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p, e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p। उसके बाद देखना है इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो गया, हुआ है, यानी नीचे वाला अपने पास क्या है dx, तो यहाँ पर अपने पास लगा देना है dx। फिर यहाँ देखिए क्या है dy, तो यहाँ लगा देना है dy। फिर देखिए यहाँ पर क्या है dt अपॉन dx, तो यहाँ पर क्या है dx, तो यहाँ पर लगा देना है dx। फिर देखिए dy अपॉन d थीटा, तो यहाँ पर क्या है d थीटा। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p, और जिसके सापेक्ष डेरिवेटिव किया गया, जिसके सापेक्ष डेरिवेटिव किया गया वो हम नीचे लिख देते हैं। जब इसकी सॉल्यूशन की बात किया जाए, जब इसके हल की अगर हम लोग बात करें, तो उस कंडीशन में अपने पास जो सॉल्यूशन इसका होगा वो क्या होता है, उसे हम लोग देखते हैं। y है ना, ये फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हुआ हो, तो y इंटू एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू एफ, और जिसके सापेक्ष डेरिवेटिव हो गया वो हम लोग उसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। फिर इसमें अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, तो बोलिए यहाँ क्या है x, तो हो जाएगा x इंटू एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू एफ, और देखिए डेरिवेटिव dy, तो यहाँ क्या लिखा गया dy। फिर यहाँ देखिए dt अपॉन dx है, इसकी सॉल्यूशन की अगर बात किया जाए, तो यहाँ किसके डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्टिव होता है, t का x के, तो यहाँ लिखेगा t इंटू एफ बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन q है ना, इंटू हो जाएगा f, और किसके सापेक्ष डेरिवेटिव हुआ x, तो यहाँ आ जाएगा x, और ये वाला हम आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका सॉल्यूशन आप खुद से लिख लीजिएगा। तो देखिए अगर ऑब्जेक्टिव आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपसे केवल और केवल इसके बारे में पूछा जाएगा, है ना, किसी भी रूप का हो सकता है, केवल इसके बारे में पूछा जाएगा, इफ के बारे में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसका समाकलन गुणांक बताइए। लेकिन अगर आपको 5 नंबर में प्रश्न आता है तो उसमें आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से सॉल्यूशन में आप लोग को p और q फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर dy अपॉन dx है तो y का कोएफिशिएंट ही क्या कहलाएगा, p कहलाएगा, और उसके बाद जो शेष बच गया ना वो सारा क्या कहलाएगा, q कहलाएगा। तो चलिए इस पर हम लोग प्रश्न को देखते हैं, जो कैसे बनाएंगे। ध्यान से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, और आगे हम लोग यहाँ से चलते हैं और प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। देखिए आपके पास लिखा हुआ है अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर e टू द पावर 3x का समाकलन गुणांक बताइए क्या होगा। और यह प्रश्न 2024 में आपसे पूछा गया। सबसे पहले हमें देखना है जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट
का कोफिशिएंट जो है ना वो 1 है या नहीं। तो देखिए अपने पास dy अपॉन dx का कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो इसमें इससे तुलना करवाएंगे dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। अभी हम लोग देखिए इसी रूप का ये है ना। अपने पास जो दिया हुआ है इसका जब सोल्यूशन हम लोग करेंगे यानी इफ निकालेंगे तो अपने पास क्या दिया हुआ है dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर e⁻3x। अब देखिए ध्यान से देखिएगा ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कोफिशिएंट 1 है। हमें सबसे पहले इसी को देखना है, ये 1 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर dy अपॉन dx है, यहाँ पे dy अपॉन dx है, प्लस है। बोले इसका गुणांक ही क्या कहलाएगा p कहलाएगा। तो बताइए यहाँ पर p का वैल्यू कितना है 2 और जो बच गया वो क्या कहलाएगा q। वैसे if निकालने में हम लोग को q की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख दिए p का मान 2 और q का मान क्या होगा e⁻3x। वो हम लोग if निकालेंगे तो देखिए if बराबर क्या होगा e⁻sin ऑफ इंटीग्रेशन और क्या होगा p dx। नीचे वाला को देखना है किसके सापेक्ष डेरिवेटिव किया गया x, तो ये हो जाएगा p dx। फिर आप मान रख दीजिए e⁻sin ऑफ इंटीग्रेशन। बोलिए अपने पास p का मान कितना है 2, ये 2 dx। और आप लोग जानते हैं है ना इंटीग्रेशन अगर dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x है ना। हम लोग यहाँ पर c नहीं लेंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c होता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ c का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर kx कहीं पर लिखा हुआ या k लिखा हुआ k dx तो आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है kx प्लस का क्या होता है c। लेकिन हम लोग यहाँ पर c की चर्चा नहीं करेंगे, केवल उसे इंटीग्रेशन से हमें मतलब है ना। तो ये आप लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अपने पास क्या है 2 dx, इसका इंटीग्रेशन अपने पास क्या होगा तो e⁻2 और ये क्या हो जाएगा dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, ये क्या होता है e⁻2x हो जाता है 2x होगा। यानी अपने पास if का मान क्या होगा e⁻2x आया और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ये 2024 का प्रश्न था, आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं और अगले प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं। ये देखिए 2026 में पूछा हुआ है, कहता है अवकल समीकरण 1 + x² dy अपॉन dx प्लस y बराबर e⁻tan इनवर्स x का समाकलन गुणांक है। अब देखिए जब इसका हल करेंगे है ना, जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग हल करेंगे तो अपने पास जो गिवन है ना वो है 1 + x² dy अपॉन dx प्लस y बराबर e⁻tan इनवर्स x। ये अपने पास दिया हुआ है। अभी हम लोग सीखे ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कोफिशिएंट जो होना चाहिए ना वह हमेशा और हमेशा 1 होना चाहिए, तभी हम p और q को फाइंड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आप ऐसे फाइंड कीजिएगा तो देखिए y यहाँ पे है, इसका कोफिशिएंट क्या लगेगा p, तो y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कितना 1 है, तो p का मान 1। लेकिन ये गलत है। यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx का जो कोफिशिएंट है ना वो हमेशा और हमेशा 1 चाहिए, 1 नहीं है यानी क्या है 1 + x²। तो इसे हमें 1 बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे 1 + x² से भाग कर देंगे। तो जब 1 + x² का डिवाइड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx है ना प्लस y अपॉन 1 + x²। अब बराबर क्या हो जाएगा e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। हमने दोनों तरफ 1 + x² का डिवाइड लगाया ताकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कोफिशिएंट जो है ना वो 1 हो जाए, जैसा कि हम लोगों ने बना लिया। अब देखिए यहाँ पर से हम लोग को क्या करना होगा। अब यहाँ देखिए यह जो है कुछ इस रूप का हो गया है ना, इस रूप का हो गया तो dy अपॉन dx प्लस py बराबर q के रूप का हो गया। देखिए यहाँ पर dy है तो इसी का जो गुणांक होगा ना वो क्या कहलाएगा p कहलाएगा। तो बताइए यह इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx है ना प्लस 1 अपॉन 1 + x² इंटू y बराबर e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। अब देखिए यहाँ पर जो है इसी का कोफिशिएंट है ना p का लगा,
तो बताइए क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे p बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे क्यू की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा तो क्यू को भी लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर e⁻tan इनवर्स x। क्या हो जाएगा, e⁻tan इनवर्स x अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जब लॉन्ग क्वेश्चन आप बनाइएगा ना तो वहां पर क्यू की आवश्यकता होगी। चलिए इसका एफ निकालना है, समाकलन गुणांक पूछा गया है तो एफ हम लोग निकालते हैं। कॉन्सेप्ट अपना वही है, e⁻sin ऑफ इंटीग्रेशन पे। अब हमें देखना है किसके सापेक्ष डेरिवेटिव हुआ है, x, तो x होगा। अगर थीटा के सापेक्ष होता तो यहाँ पर d थीटा लिखते हैं, तो p dx लिखेंगे। अब बताइए कि क्या हो जाएगा, e⁻sin ऑफ इंटीग्रेशन p का मान है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। देखिए हम कभी भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को रटने के लिए नहीं बोलते, सारे फॉर्मूले आप लोग जानते हैं। जो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को याद कीजिएगा तो हो सकता है आप भूल सकते हैं। हम और हमारे विद्यार्थी उल्टा याद करते हैं इसको। बोले किसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो आप जानते हैं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan इनवर्स x होगा। यानी इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स x। तो ये अपने पास क्या होगा, e⁻tan इनवर्स x। अब देखिए इसे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इस प्रकार से हमारे पास समाकलन गुणांक क्या आया, e⁻tan इनवर्स x। और ये 2026 में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। आपने यहाँ तक सीखा और समझा बेहतरीन ढंग से। और चलिए अगला प्रश्न आपका है, ये देखिए कहता है अवकल समीकरण dy/dx है ना प्लस 2y/x बराबर 5x² का समाकलन गुणांक क्या है। अगर आपने इतने देर के लेक्चर में अगर इन तमाम बातों को सीखा होगा, जो p कैसे निकालते हैं, q कैसे निकालते हैं, f कैसे निकालते हैं, है ना, तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका एक पूरा डिटेल्स है ना, जिसमें हम शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहता है तो आपको लगातार हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अभी तो हम लोग सीक्वेंस से नहीं चल रहा है, तो सीक्वेंस से हम शुरू से आपको पढ़ाएंगे, है ना, चैप्टर 1 या 2 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, है ना, अगर इस मंथ जुलाई में 1 के सब्सक्राइबर हो जाता है तो आप पूरे 12th का मैथमेटिक्स मेरे साथ एक बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा, और आपको बोर्ड में 95 नंबर आसानी से आ सकता है। अगर 1 के सब्सक्राइबर इस जुलाई तक हो गया तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपका स्कोर मैथ में कम नहीं होगा। हर एक छोटी छोटी चीज़ों को एक बेहतरीन ढंग से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरा भी एक दिल की इच्छा है जो जुलाई लास्ट तक हमारे YouTube चैनल पर कम से कम मिनिमम 1 के सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। तो हम आपको अभी से भी पढ़ाएंगे ना, तो हम मैथ को बेहतरीन ढंग से आपको समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे, और आपका बिहार बोर्ड में बेहतर रिजल्ट होगा और मैथ में आपका स्कोर आपका सब सब्जेक्ट से अच्छा रहेगा। तो चलिए अपने दोस्तों के, है ना, दोस्तों को बताइएगा, शेयर कीजिएगा उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। अगर किसी चीज़ की इसमें आपको दिक्कत होगी तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इम्प्रूवमेंट करने का हम प्रयास करेंगे, है ना। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।